बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी करीबन 80 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 23,500 के करीब। वहीं निफ्टी बैंक में भी हल्की बढ़त। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप भी ऊपर से नीचे आए। इंडिया विक्स में करीब 3% की गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। करीब 6% उछाल के साथ हीरो ऑफ द डे बना सिप्ला। साथ ही 12% दौड़ा एनएलसी इंडिया। वहीं ऑयल इंडिया, जाइडस लाइफ, क्रॉम्पटन, भारतीय एयरटेल और हेक्साकॉम में भी खरीदारी। लेकिन अनुमान से कमजोर नतीजे और सुस्त ग्रोथ से 17% टूटा केनस्टैक। उधर स्पॉटलाइट इंडेक्स, वही स्पॉटलाइट काउंटर इंडस्टार भी मजबूत। फार्मा और केमिकल शेयर्स में खरीदारी। करीब 1% चढ़े दोनों ही सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कैपिटल मार्केट और सरकारी बैंक में भी रौनक। लेकिन निफ्टी आईटी में लगातार तीसरे दिन गिरावट। 3% से ज्यादा फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल हुए पर्सिस्टेंट और कोफोर्ज। आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयर पड़े सटीक। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2% चढ़ा। मजबूत चार्ट के दम पर टाटा स्टील, हिंडाल्को में 2% से 2.5% तक की तेजी। वही डिविस लैब में रौनक। कमजोर चार्ट की वजह से 1.25% फिसला पेटीएम। तो वहीं ब्लॉक डील के बाद दौड़ा अडानी एंटरप्राइज। शेयर करीबन 6% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही दूसरे अडानी शेयर्स में भी 2 से 4% की मजबूती। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी। देखिए, हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन। अभी हमने रीसेंट टाइम में देखा है कि बाजार में काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला है। लेकिन आज एक मिक्स्ड रिएक्शन बाजार इस टाइम पे इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ काउंटर्स में, कुछ सेक्टर्स में इस टाइम पे जो प्रेशर है वो और भी ज्यादा बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी, जैसे कि अपफ्रंटली मेंशन भी किया गया था, तीसरे दिन लगातार हमें बिकवाली का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ रियलिटी पैक में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो एक दबाव है वो आता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे मार्केट के अंदर नंबर्स भी आए हैं। नंबर्स के ऊपर भी जो ये रिएक्शन है वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर सिग्नेचर ग्लोबल की, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो होते हुए दिखाई दिए हैं। और एक जॉइंट वेंचर के चलते कंपनी के मुनाफे में भी अच्छा खासा जो उछाल है वो आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मार्जिन्स यहाँ पे थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो रिजल्ट्स के ऊपर कंप्लीटली बात करने के लिए, आउटलुक के ऊपर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत जी। रजत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, हाउ आर यू डूइंग? जी, आई एम टोटली फाइन। एंड नंबर्स की बात करें तो नंबर्स एट द फेस ऑफ इट हमें अच्छे दिखाई दिए हैं सिग्नेचर ग्लोबल के। मैं आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी, जो आपकी गाइडेंस है कलेक्शन को लेके, प्री सेल को लेके, तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या होती हुई दिखाई दी है जिससे हमें टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिली है? कंचन जी, देखिए, गुड़गांव एज अ सिटी आप देखेंगे तो थ्रू आउट लास्ट 15 to 20 years ओल्ड ही ये सिटी है। अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल को देखते हैं तो हमने एक रीजनेबल सप्लाई क्रिएट करी है पिछले दशक में और पिछले 4 से 5 सालों में। तभी अगर आप एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 4 से 5 सालों में जो हमारा एक प्री सेल्स का नंबर है वो ऑलमोस्ट 30% प्लस के ग्रोथ पे रहा है। ऑल्दो पिछले साल की कंपैरिजन में, लाइक FY25 के कंपैरिजन में 26 में थोड़ी प्री सेल बुकिंग में गिरावट दिखी, बट ओवर द लॉन्गर ट्रेंड मोर देन 30% का हमें सेल्स पे और कलेक्शन के दोनों ही ट्रेंड में ग्रोथ देखने को मिला है। इसका रीजन ये है कि इमिग्रेशन ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग हैं। लार्जर हिंटरलैंड एरिया से काफी पॉपुलेशन जो है गुड़गांव की तरफ आती है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस जो आज इस पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में है वो गुड़गांव के अंदर है। एंड दूसरा, इवन दिल्ली से काफी इमिग्रेशन ट्रेंड स्ट्रांग रहते हैं गुड़गांव की तरफ। एंड सिग्नेचर ग्लोबल जो है एक शुरुआती तौर पे प्योरली अफोर्डेबल कंपनी की तरह से शुरू हुई थी, बट आज की डेट में एक मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम सेगमेंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पे सप्लाई क्रिएट कर रही है
क्योंकि ये सप्लाई हम क्रिएट कर पा रहे हैं, हम प्री सेल्स और कलेक्शंस के नंबर को रेगुलर बेसिस पे ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। ओके रजत जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। नंबर्स अच्छे रहे और आपने कारण भी बताए, लेकिन रेवेन्यू जहाँ डबल होता हुआ नजर आया साल दर साल, सर एबिटा मार्जिन थोड़ा घटा है। इसके पीछे का कारण समझाएंगे, और कब तक लगता है आपको कि एबिटा मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज हो जाएगा? श्रेया जी, इसके पीछे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसमें सेल जो रेवेन्यू रिकग्निशन है और एबिटा है वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही रिकग्नाइज होता है। तो हमने पिछले साल में जो जितनी भी फ्रेश सेल्स करी हैं वो लगभग 15,000 रुपए फुट के ऊपर करी हैं, बट जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए उनकी अगर पर स्क्वायर फुट रियलाइजेशन देखेंगे तो वो 7,000 रुपए फुट की भी नहीं है, उससे भी कम है। क्योंकि वो सेल्स एक लोअर सेलिंग प्राइस की है, तभी आपको जो करंट एबिटा दिख रहा है वो लोअर है, वो 10% के लगभग रहा। बट जैसे आने वाले सालों में एंड इवन कमिंग ईयर में भी आप देखेंगे, जो हमारे थोड़े ज्यादा रीसेंट लॉन्चेस जब कंप्लीशन की तौर पे आ रहे हैं तो ये मार्जिन्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो मार्जिन्स हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक मैं पूरा का पूरा आउटलुक के ऊपर बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि ये हमें इंचअप होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो रेट कट है अब इस टाइम पे टेबल पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो लाइंस काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गई है। तो एक सेंटिमेंट तो मार्केट का हमें बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम आपकी बुकिंग्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक सॉफ्टनेस जो है वो आती हुई दिखाई दी है, डिस्पाइट यहाँ पे हमें 2 लॉन्चेस जो है होते हुए दिखाई दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो क्वार्टर है वो किस तरीके से हमें प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा, कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स? कंचन जी, देखिए मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स तो कस्टमर्स के माइंड में प्ले करते हैं, चाहे वो उनको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है या रियल एस्टेट में घर खरीदना है। ये कंफ्यूजन सबको कहीं ना कहीं अभी है माइंड में कि फ्यूचर कैसे प्ले आउट होने वाला है। इन जनरल अगर बात करें, आइसोलेशन में बात करें तो फैक्टर्स काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि आज भी जो रियल सप्लाई है यूनिट्स की, जो यूनिट्स डिलीवर हो गए उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, एंड जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है इनटू गुड़गांव बहुत हाई है। तो लोकल फैक्टर्स काफी फेवरेबल है। इसीलिए हमने भी एक पॉजिटिव गाइडेंस दी है, ये एज्यूम करते हुए कि हाँ, जो भी ये मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं ये कुछ समय में कंट्रोल में आ जाएंगे। But in general, local environment is, I would say, right now confused, but should improve. ठीक है रजत जी, अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे। आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड गुरुग्राम और एनसीआर इलाके में ही है ना, आपने कभी सोचा नहीं सर पैन इंडिया प्रेजेंस का? और साथ ही आपने मिड टू अफोर्डेबल रेंज की बात की, प्रीमियम सेगमेंट में कैसे रिस्पॉन्सेस है अभी वहां पर? देखिए आप श्रेया जी, 2 चीजें हैं। एक है ओवरऑल एक्सपेंशन टू अदर मार्केट्स। तो देखिए मैं गुरुग्राम से स्टार्ट किया है, और एक गुरुग्राम में कुछ समय पहले लोगों को नहीं लगता था कि इतना स्केल्ड अप वेंचर क्रिएट करा जा सकता है कि जहां 8 से 10,000 करोड़ की सेल आप एक सिंगल मार्केट से क्रिएट कर रहे हैं। तो वो अब हमने एक स्टेडी बेसिस पे करके दिखाया कि देखिए एक ही मार्केट में इतना नंबर बड़ा नहीं है, ये अचीव करा जा सकता है। एंड अभी अगले 12 महीने में हमारा काफी फोकस है कि हमारे जो पास्ट में हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं वो एक काफी ज्यादा हमें प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं। काफी फोकस हमारा कंपनी का उस विषय में चल रहा है। आने वाले समय में हम ओपन हैं, स्पेशली लेट्स से कभी दिल्ली की मार्केट में कुछ अच्छे हम प्रोजेक्ट्स कर पाते हैं तो उसमें एब्सोल्युटली ओपन है। बट दिल्ली एनसीआर का एक ब्रॉड एरिया है, हमें लगता है जिसमें बहुत काम करा जा सकता है। एंड अभी कोई पैन इंडिया का प्लान हमारा कुछ ऐसा नियर फ्यूचर में नहीं है। दूसरा प्रीमियम सेगमेंट में श्रेया जी, मार्केट अच्छा है, वाइब पॉजिटिव है। तो तभी हम भी जो सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं इंक्रीजिंगली प्रीमियम सेगमेंट में विद कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल प्रीमियम सेगमेंट वाइब अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अच्छी सिचुएशन इस टाइम पे दिखाई दे रही है। अगर हम रिसेंटली आपके जॉइंट वेंचर की बात करें आरएमजेड के साथ, तो वो वहाँ से तो जो जीडीवी वैल्यू है वो किस तरीके की है, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, मार्जिन कंट्रीब्यूशन हमें मीनिंगफुली कब कंट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा? अलॉन्ग विद दैट ये किस तरीके से डिफरेंट है आपके रेसिडेंशियल बिजनेस से?
तो कंचन जी, पिछले 10 से 11 सालों में हमने प्राइमरीली हाउसिंग बिजनेस करा है, जो एक बिल्ड टू सेल मॉडल रहता है कि हमने लैंड लिया, कंस्ट्रक्शन करा एंड वो हाउसिंग प्रोजेक्ट को सेल कर दिया। इतने साल से जब हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं गुड़गांव मार्केट में, हमारे पास एक काफी अच्छा लैंड पार्सल था जिसके ऊपर हम कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, रिटेल कॉम्प्लेक्स, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट क्रिएट कर सकते थे। तो इसमें हमारी कॉम्पिटेंस पर से कंपनी की कम है। डेवलपमेंट हमें आता है, बट हमने कभी भी लीजिंग के अराउंड इन द पास्ट काम नहीं करा है। तो इसीलिए हमने आरएमजी ग्रुप के साथ पार्टनर करना एक बहुत ही उचित विषय समझा, बिकॉज उनका काफी एक्सपीरियंस है ये ऑफिस लीजिंग में और रिटेल लीजिंग में। सो इसीलिए हमने एक जॉइंट वेंचर करा जिसमें एक सब्सिडरी कंपनी में हमने 50% का स्टेक आरएमजी ग्रुप को दिया है। इस बिजनेस में बाय एंड लार्ज इंटेंट है कि हम जो भी डेवलपमेंट्स करते हैं हम उसको ओन करें, यील्ड बेसिस पे उस पोर्टफोलियो को रखें। तो ये 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट का जो पोर्टफोलियो है, जो आने वाले लगभग मान लीजिए 4 साल में या 4 से 4.5 साल में डेवलप होता है, इसकी कैपिटल वैल्यू ऑन कंप्लीशन जो है लगभग 15,000 करोड़ के लगभग हम एस्टिमेट कर रहे हैं अपने और आरएमसी के बीच में। ओके रजत जी, फिलहाल तो इतना ही वक्त है, लेकिन सर आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, विषय उचित, जैसे आपने शब्दावली का उपयोग किया है, मुझे लगता है सीएनबीसी आवाज़ पर सर आकर आपकी शब्दावली और अच्छी हो गई है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार सिग्नेचर ग्लोबल का रख दीजिए चार्ट स्क्रीन पर। और रियल्टी पैक में हालांकि दिक्कतें रही हैं, स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, हालांकि काफ़ी साउंड कॉन्फिडेंट कर रहे थे रजत कथुरिया जी, सीईओ ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल, लेकिन स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है ठीक ठाक रिजल्ट के बावजूद। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपके कई सारे सवाल होंगे। अरुण जी, आ रहे हो आपके पास, लेकिन पहले वो नंबर फ्लैश कर देते हैं स्क्रीन पर जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फटाफट से वो नंबर नोट कर लीजिए, 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें टैग करके श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, सीएनबीसी आवाज़ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस कड़ी में नरपत सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नरपत जी, स्वागत है आपका, सुप्रभात। बताइए सर, सवाल आपका। मैम, मेरे 100 रुपए में 100 शेयर है नालको के। ठीक है, अब आगे होल्ड रखूं या सेल कर दूं, ये पूछना चाहना था। देखिए पूरा ये स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरुण जी, नैल्को 100 रुपये में खरीदा है उन्होंने और 316 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अभी भी होल्ड रखें? जिस तरीके से मेटल स्पेस में मोमेंटम है और मुनाफा बनेगा यहाँ पर। देखिए श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया जी, क्लियर राय यही रहेगी, जितना भी इन्होंने कैपिटल लगाया वो 3 गुना हो चुका है, तो अपना कैपिटल एक बार निकाल लें, उतना प्रॉफिट बुक करके एक बार का अपने कैश अकाउंट में जरूर रखें। चूंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, पूरा निकालने की सलाह नहीं रहेगी। 370 के ऊपर इसका रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है और वो ब्रेकआउट मुझे लग रहा है सस्टेन करना चाहिए। तो जितना कैपिटल इन्होंने लगाया श्रेया जी, ये बुक करके एक बार का कैश हाथ में रखें, बाकी 370 का स्टॉप लॉस लगा के रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करके चल सकते हैं। 370 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और रिमेनिंग क्वांटिटी को आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। थी राय नालको के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक राजस्थान से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल। सर, वो मेरा गोल्ड फ्राई स्लिप्स इंडिया लिया हुआ है। ओके। 550 शेयर हैं, 3400 की एवरेज पे है। तो उसमें काफी लॉस हो रहा था मैडम, क्या मतलब ये भाव आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, गॉडफ्रे फिलिप्स 3400 काफी हायर लेवल पे आपने बाइंग कर ली। यहाँ पे जब हमने रैली देखी थी साल 2025 में, एक तरफा ये जो स्टॉक है वो हमें भागता हुआ नजर आया था। 1400 के लेवल थे और 1400 से इसने जो रैली पकड़ी थी करीब करीब 3700 तक ये भागा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कूल ऑफ
जो है हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो आज यहाँ पे एक हल्का फुल्का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। ये बातें भी चल रही है कि सिगरेट प्राइस में हमें और भी ज़्यादा जो हाइक है वो हमें देखने को मिलेगा। एक बार तो हो चुका है लेकिन सेकेंड फेज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो वो बज़ बना हुआ है, अभी कंपनी की तरफ से कुछ भी ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, बट मार्केट सेंटिमेंट ये बना हुआ है। अरुण जी गुड मॉर्निंग, क्या करा जाए गॉडफ्रे फिलिप्स में, बिकॉज जो बाइंग लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में है। देखिए कंचन जी गुड मॉर्निंग। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक रहा है और काफी बार इसको हम रिकमेंड करते रहते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, 2200 के आसपास स्टॉक ने अच्छा बेस बनाया है। ये आपने सही कहा कि स्टॉक काफी करेक्शन दिखा चुका है, पर यहाँ से मुझे लग रहा है अपवर्ड एंट्री होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर ये एवरेज करना चाहे, चूंकि ऑलरेडी इनके पास 550 शेयर है, अगर थोड़ा बहुत 100-200 शेयर और ऐड कर सकते हैं कैपिटल लगा के, तो यहाँ पे करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एटलीस्ट 2850 या 2900 तक कैरी होना चाहिए। तो दो चीज ये कर सकते हैं, अगर एवरेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली एवरेज करें। यहाँ से मोमेंटम मुझे लग रहा है पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी जितनी भी क्वांटिटी इन्होंने बाई करके रखी है 2200 के आसपास जो बेस बना है उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चूंकि मोमेंटम पॉजिटिव है, फिलहाल होल्ड करें और 2200 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, 2200 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को। गॉडफ्रे फिलिप पर ये राय होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर झा थाने से। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार अरुण जी। जी वो सुन पा रहे हैं। सवाल सर आपका। मैडम मैंने हिम्मत सिंह का एक्सपोर्ट जो है 500 शेयर्स लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 91 और एपीजे पार्क होटल एट द 200 शेयर एट द रेट ऑफ 157। इस दोनों में क्या करूं? अभी एवरेज करते रहूं या उससे निकल जाऊं वहां से? और लॉन्ग टर्म मैंने क्या पास सकता है? लॉन्ग टर्म के पर्पज से रख सकता हूं उसको? क्या है मतलब? बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे मैंने पैसे नहीं है, मैं रख सकता हूं उसको। ठीक है, समझ गए आपका सवाल। तो दो आपके सवाल हैं। पहले हिम्मत सिंगा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। हाँ हिम्मत सिंगा। अच्छा 75 पर ये ट्रेड कर रहा है अरुण जी, और एक महीने नहीं, एक वीक का रखेगा चार्ट स्क्रीन पर, और 15% की करीब करीब हमने करेक्शन देखी। 91 इनकी खरीदे तो थोड़ा बहुत लॉस झेल रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं क्या आगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? स्टॉक में तो सर दम नहीं नजर आ रहा, काफी वीक नजर आ रहा है मुझे तो चार्ट्स पर, हालांकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड किया जाए या फिर एग्जिट करें? देखिए शाह जी बिल्कुल आपने सही कहा। स्टॉक अपना 50 डे या फिर कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से रिसेंटली इन्होंने बाय किया है, ये क्या 2 हफ्ते पहले 90 रुपए के आसपास स्टॉक था। क्लियर एग्जिट की सलाह रहेगी। थोड़ा बहुत लॉस जरूर हो रहा है, पर एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेके आपको एग्जिट करना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर मार्केट में गिरावट बनती है तो यहाँ से स्टॉक 62 के तरफ भी बढ़ सकता है। तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए, कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, तो हिम्मत सिंह का सीट में निकल जाने की ही सलाह रहेगी। ओके, हिम्मत सिंह का इस पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट की राय है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा जो सवाल है इनका एपीजे पार्क होटल्स पर है, यही वाला काउंटर 121 पर कर रहा है कामकाज। अरुण जी यहाँ पे जो इनकी खरीद है वो 157 की है, तो यहाँ पर भी लॉस हो रहा है इनको, और इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। हालांकि एक महीने में थोड़ा कम गिरा है, लेकिन 6 महीने की गिरावट बड़ी नजर आ रही है 14%, और पिछले वीक भी कमजोरी थी। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी? देखिए स्टॉक में भी उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी। इमीडिएट तौर पर निकलने की सलाह नहीं है क्योंकि अभी भी स्टॉक मेजर सपोर्ट के आसपास है। 114 112 के आसपास एक सपोर्ट स्टॉक ने बनाया। मुझे लग रहा है जब तक वो होल्ड कर रहा है बने रह सकते हैं, और 135 के ऊपर मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो 130-35 के बीच में मिलता है तो स्टॉक से निकलने की राय रहेगी, और 114 का स्टॉप लॉस लगाए। ट्रेंड इसका भी नेगेटिव है, पर एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, उस बाउंस को यूज करना चाहिए स्टॉक से निकलने के। ओके, एक बाउंस आ सकता है, बाउंस को यूज करें और यहाँ से अपनी एग्जिट की पोजीशन जो है वो आप बना के चल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक वेस्ट बंगाल से तालुकदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। तालुकदार जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल? मेरा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी का 262 शेयर है एट द रेट ऑफ 199.90। तो 3 to 6 मंथ होल्डिंग पीरियड के लिए क्या सलाह होंगे? 3 से 6 महीने का होल्डिंग पीरियड लेके चल रहे हैं। 262 शेयर्स हैं, 199 की यहाँ पे जो बाइंग है
वो देखी गई है। लेकिन लगातार यहाँ पे भी अरुण जी एक डाउन ट्रेंड जो है हमें देखने को मिला है। 2024 की बात करें तो वहाँ पे ये 200-250 के इसने स्तर दिखाए थे, उसके बाद लगातार ये गिरने में बना हुआ है और गिरता नहीं है तो एक साइडवेज मोमेंटम पकड़ लेता है, लेकिन ऊपर की चाल नहीं दिखाई दे रही है। काफी लंबा टाइम हो गया, क्या करा जाए? देखिए क्लियरली जैसा कि आपने सही कहा, एक रेंज बाउंड स्टॉक नजर आ रहा है 130 और 190 के बीच में ये कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। तो 130 नीचे में स्टॉक ने काफी बार लो बनाया, वापस 160 180 तक ये स्टॉक जाता है। दो तरीके के इनको एक्शन लेने चाहिए। तो 130 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर स्टॉप लॉस काफी दूर है, पर 130 का ही स्टॉप लॉस स्टॉक में बैठता है तो 130 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 180 185 ये इसका अपर बैंड है, वहां पे आता है तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। तो फिलहाल मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करके स्टॉक को होल्ड करें, 130 का स्टॉप लॉस लगाएं। 180 185 मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सोचें। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड न्यूट्रल है, उछाल पे एग्जिट करने की ही सलाह रही। ओके, सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में अपनानी है, ट्रेंड नेगेटिव है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जितेंद्र पटेल जी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी सर। मैडम मेरे पास एक्जिकॉम टेली के 75 शेयर्स है जो मैंने एवरेज करके मेरा 391 का प्राइस है और मैंने काफी समय से इसको होल्ड करके रखा है। मैं इसमें अभी आगे क्या स्ट्रेटेजी करूं? ठीक है, 111 पे कर रहा है कारोबार, आपने 425 आपकी खरीद बताई, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है सर आपको। ओके, और ट्रेंड देख रही थी मैं, पिछले वीक भी काफ़ी टूटा और 6 महीने का चार्ट भी रखेगा एक बार, तो 16% की करीब करीब गिरावट है यहाँ पर, और एक साल में भी नेगेटिव रिटर्न मिले हैं 30% के करीब करीब। तो क्या किया जाए? 52 वीक हाई 208 देख पा रही हूँ मैं, मतलब 425 तो काफ़ी ऊपर का स्तर हो गया सर। ये तो मुश्किल होगी इतने 425 के लेवल को टच करने में। तो एक्जिकॉम टेली पे फिर क्या राय हो? यहाँ पर सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए या फिर अभी होल्ड करें क्योंकि लॉस बड़ा है? देखिए शायद जी, मेरे ख्याल से जून या जुलाई 2024 में शायद इन्होंने बाई किया है और 111 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम नेगेटिव है। मुझे लग रहा है स्टॉक्स में उछाल पे निकल जाने की सलाह रहेगी। 400 420 के भाव आना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ओके, भाव आना तो मुश्किल ही इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक विनय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी गुड मॉर्निंग। विनय जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ। अरुण जी, इनके पास डी मार्ट के 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 4960 की जो बाइंग है इन्होंने की है। अगर डी मार्ट का हम चार्ट देखें तो लगातार एक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 4600 4700 के आसपास, वहां तक जाता है फिर नीचे आता है। क्या लगता है कि कब ये वाला जो आंकड़ा है इसको पार करेगा और एक टाइम पे जो हमने इसके लेवल्स देखे थे 4900 तक के गया था वो हमें देखने को मिलेगा? देखिए ओवरऑल चार्ट देखते हैं 4300 के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम साइडवेज टू पॉजिटिव है। इसके ओवरऑल अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं तो सितंबर 2025 का हाई 4900 के आसपास है, तो वही पहला इनका टारगेट रहना चाहिए। 4900 के ऊपर निकलता है देन मोमेंटम काफी पॉजिटिव रह सकता है। फिलहाल स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे में 3950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लग रहा है सपोर्ट जरूर होल्ड करना चाहिए। तो 3950 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 4900 वो निकलता है तो बड़ा टारगेट स्टॉक में आ सकता है। 4900 का आंकड़ा पार करता है तो हो सकता है कि अच्छे नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दे। बेस पे इस टाइम पे कुछ जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। टाइम है कि आपकी जो भी क्वेरी है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें टैग करके भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। कविता जी का सवाल एक्स पर आया है, उन्होंने लॉयड्स इंजीनियरिंग ले रखा है 70 रुपये पर, और 70 रुपये पर ही कामकाज आपको करता हुआ नजर आएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। लेकिन अरुण जी क्या भागा है ये काउंटर? 1 महीने का चार्ट रखेगा लॉयड्स इंजीनियरिंग का, 1 महीने का चार्ट रखिए, और करीब करीब 36% की करीब करीब रिटर्न पिछले 1 महीने में 44% यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या किया जाए अरुण जी? और सवाल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है।
देखिए बिल्कुल स्टॉक जैसा कि आपने कही सही कहा, रिसेंटली स्टॉक में मोमेंटम आया और कहीं ना कहीं 79 से 80 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है आने चाहिए। सभी मूविंग एवरेजेस को स्टॉक ने रिक्लेम किया है। जुलाई 2025 के हाईज 81 82 के आसपास है, तो वहां तक मोमेंटम जरूर बनना चाहिए। 82 के आसपास स्टॉक को रिव्यू करेंगे और यहाँ से भी मुझे लग रहा है 10 से 12% की मोमेंटम आ सकती है, तो 80 से 82 रुपए तक के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ओके तो ये थी राय लॉयड इंजीनियरिंग के ऊपर। अरुण जी थैंक यू सो मच आज हमारा साथ देने के लिए एंड सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो टारगेट है उसको रखा है। ये महज एक सपना नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें तो ये एक नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप का इस महा लक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद विकसित भारत का रोड मैप। और इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के टॉप पॉलिसी मेकर्स, नामचीन इकोनॉमिस्ट और दिग्गज इंडस्ट्री के लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। साथ ही देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10:30 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर।